So we are going to study sequence and series, right? So let us start by understanding what is a sequence. A sequence is certain numbers which follow any pattern. If you are able to generate new and new numbers which follow some pattern, then we call it as a sequence. And when you have to find out the sum of those sequences, then it is known as series. उनका जब सम निकालते हैं तो हम उसको सीरीज के नाम से जानते हैं. अब हमें कुछ there are certain standard types of series, and then there could be anything that we can generate. So first we are going to study all the standard type of series. Now let us say I have a series where I have a number like starting with 2. I may want to add 3 here, it will become 5. I add another 3, it becomes 8. I add another 3, it becomes 11, and I keep on generating new and new numbers, right? So these, you see that every number that I generate is by some basic rule. What is the rule? That I'm adding a fixed quantity to the preceding digit. That is how I'm generating the number. Now, if I want to generalize this series, a sequence, so let me say this is the first number called A. I add a second number. I add some constant number to the previous number as D, and then I add D to this number, it becomes A plus 2D, and then I add D to this number, it becomes A plus 3D. I add this number, it becomes A plus 4D, and so on and so forth, right? Now, this is the first term where coefficient of D is 0. This is the second term where coefficient of D is 1. This is the third term where coefficient of D is 2, so on and so forth. So nth term will have a coefficient of A plus n minus 1 into D, because मान लो ये पांचवा टर्म है तो D की वैल्यू पहले 4 है, छठा टर्म D की पहले क्या बनेगा 5. उसी तरह से nth टर्म क्या बनेगा ये. इसको हम Tn के नाम से भी जानते हैं. Tn का मतलब nth टर्म होता है, या Tn का मतलब जैसे nth टर्म होता है A plus n minus 1 into D, राइट. दिस इज नोन एज अ जनरल टर्म. इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अपने को n की जगह 1 पुट किया तो ये प्लस 1 minus 1 into D बनेगा, तो मेरा आंसर आएगा A. अगर हमने T2 पुट किया तो ये बनेगा A plus 2 minus 1 D. T3 पुट किया A plus 3 minus 1 A plus 2D. इस तरीके से ये चलता जाएगा. आ रही बात समझ में? तो ये मेरा जनरल टर्म है. इस टाइप की सीक्वेंस जो हम जनरेट करते हैं बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इट इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. समझ में आ रहा है? इस टाइप की जो भी सीरीज बनती है हम उसको एपी के नाम से जानते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ दिस डी दैट वी आर एडिंग इज नोन एज A is always the first term. इसको हम बोलते हैं first term. D is known as common difference. कॉमन डिफरेंस का मतलब है किसी भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ जाए. जैसे कि अपन इन दोनों का डिफरेंस ले लें और इन दोनों का डिफरेंस ले लें. अगर दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो मेरी सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है. समझ में आ रहा है? इस टाइप की सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है. तो एक चीज तो हमें ये समझ में आनी चाहिए. अब मान लेते हैं मेरे पास एक सीरीज है जो कि एपी में है, दूसरी सीरीज भी एपी में है. तो अगर मैं उनको कंसेक्यूटिव टर्म्स को जोड़ूंगा तो नई जो सीरीज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो भी एपी में बनेगी. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेरे पास टर्म है 2, 5, 8, 11. ये एक सीरीज है. मान लो मैंने 1, 2, 3, 4, ये भी एक एपी है क्योंकि इसमें 1 1 ऐड किया. तो ये मान लो सीरीज 1 है और ये सीरीज 2 है. अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये बनेगा 3, 7, 11, 15. ये भी एक एपी है. जो इसका कॉमन डिफरेंस बनेगा वो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस का जो सम होगा वो बन जाएगा. समझ में आ रही बात? इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 3 था, इन दोनों का 1 था, तो इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस बनेगा वो 4 बनेगा. इसी तरीके से अगर हम दो सीरीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नई सीरीज बनेगी वो भी मेरी अरिथमेटिक सीरीज बनेगी. यहां तक बात समझ में आती है? अब मान लेते हैं हमारे पास कोई ये सीरीज है, यही वाली सीरीज है. मान लेते हैं 2, 5, 8, 11, 14 and let us say 17. ठीक है. अगर मुझे इसका सम करना है, अब हमारी टर्म्स आ गई. अब अगर मुझे इसका सम करना है तो मैं कैसे करूंगा? देखिए, मुझे इसका सम करना है. अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म की बात करें, इन दोनों का सम कितना है?
19, तो अगर मैं इसको 19/2 लिख दूं और इसको 19/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? मतलब 2 + 17 19 होता है। तो अगर इस टर्म को मैं 19/2 कर दूं, इसको 19/2 कर दूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे ऐड करना है ना। अच्छा, इन दोनों का सम कितना है? 19। तो अगर मैं इसको 19/2 कर दूं, इसको 19/2 कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? इन दोनों का सम कितना आ रहा है? इसको 19/2 कर दूं, इसको 19/2 कर दूं। क्योंकि ऊपर वाला जोड़ना है, बेसिकली कहना इसे मुझे ये सब कुछ ऐड करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, तो 6 ऐड करने का मतलब 6 × 19/2 कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। अगर मैं इस सीरीज को ऐसे जोड़ूं 2 + 5 7 7 + 8 15 15 + 11 26 26 + 14 40 40 + 17 57. Rather I am doing this. Now what I am trying to tell you is that in an arithmetic series the sum of the terms whose relative position is same from the first and the last will always be same. ये सिखाना चाह रहा हूं। यानी कि मेरे पास एपी सीरीज है, अगर मैं पहला और आखिरी का सम पकड़ूं, सेकंड लास्ट का सम पकड़ूं, थर्ड लास्ट का पकड़ूं, तो ऐसा जो रिलेटिव पोजीशन का सम अगर मैं ऐड करूंगा तो हमेशा सेम आएगा। एक लर्निंग तो ये है। दूसरी लर्निंग ये है कि अगर मुझे इसको ऐड करना है, मुझे इसका क्या निकालना है, मान लो सम, तो ये पहला वाला टर्म है, ए मान लेते हैं, और ये मेरा लास्ट वाला टर्म है, यही बात है। तो 19/2 कैसे आया? a + l/2 एवरेज कर दें, a + l/2 को एवरेज कर देते हैं, उसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, तो कहना इसे मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं सम ऑफ एपी की बात करूं तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, एक तो यही बनेगा। लेकिन जो लास्ट टर्म है वो क्या है? nth टर्म होती है a + n - 1 × d। अगर मैं n टर्म्स की बात करता हूं तो लास्ट टर्म क्या बनेगी? a + n - 1 × d। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और बेटर करूं तो ये n यहां आ जाएगा, /2 यहां आ जाएगा, a प्लस लास्ट टर्म कितना बनेगा? a + n - 1 × d, यही बनेगा लास्ट टर्म। तो कहना इसे दिस कैन बी रिटन एज n/2 × 2a + n - 1 × d। यही फॉर्मूला हम पढ़ते हैं एज सम ऑफ एपी, है ना। इसको कैसे पढ़ते हैं? एक तो सम ऑफ एपी ये बनेगा और एक सम ऑफ एपी ये बनेगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब इसमें हम देखते हैं कि जो मेरी सम ऑफ n टर्म्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इनफाइनाइट सीरीज का नहीं पूछा जाता है, क्योंकि या तो ये सीरीज में कुछ ऐड हो रहा होगा या नेगेटिव ऐड हो रहा होगा। यही बात है, नेगेटिव ऐड होने का मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो अगर कुछ चीज ऐड हो रही है तो नेक्स्ट टर्म जो है वो बढ़ती जाएगी। और अगर हम इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे तो सम इतना बड़ा हो जाएगा कि सम भी इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मेरी कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, मान लो 2 में से -3 किया, फिर उसमें -3 किया, वो माइनस करके इतना बड़ा माइनस हो जाएगा, ओवरऑल सम कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसीलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप जब सीरीज की बात करते हैं वो हमेशा सम टू n टर्म्स पूछता है, जिसका एक तरीका ये है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। उसी का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन ये है n/2 × 2a + n - 1 × d, दैट इज गिवन एज सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है? इंपॉर्टेंट, हाँ जी बोलो। सर इसमें odd even से कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। मैं एक बार हम ठीक है, ये मैंने इवन ले लिया था, आपको ऑड लेके दिखा देता हूं। मान लेते हैं अपने पास 2 है, 5 है, 8 है, 11 है और 14 है, ठीक है। अब इसका अगर तू ध्यान से देखेगा, इनका एवरेज क्या बनेगा? 16, तो ये बनना चाहिए 8 और 8, और ये देखिए कितना बन रहा है? 16, 8 और 8। अगर ऐसा बनेगा तो बीच वाली वैल्यू पक्का अपने आप से 8 ही बनेगी। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में जो सीरीज मिडिल में डिवाइड करेगी ना, वही एवरेज बनेगी हमेशा। कोई चक्कर नहीं, आंसर आएगा। आंसर इसका आ जाएगा 8 × 5 40, कर लोगे तो भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है।
समझ में आ रही बात? Okay, उसके बाद हमें क्या क्या समझना है इसमें, कई बार जैसे हमें चूज करना पड़ता है, सीरीज को हम चूज करते हैं, अगर मान लो मैं 3 टर्म्स चूज करनी है, वी कैन ऑलवेज चूज एज ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ये 3 टर्म्स चूज करी जा सकती है, लेकिन आइडियली यू जनरली डोंट चूज ए प्लस डी एंड ए प्लस 2डी। व्हाई डोंट यू चूज? क्योंकि अगर मान लो फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ये मेरी है और थर्ड टर्म ए प्लस 2डी है, तो हम ऐसा मान सकते हैं एक्स वाई जेड जैसा फर्स्ट टर्म, लेकिन वी जनरली टेंड टू चूज वैल्यूज लाइक ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। क्योंकि अगर जब भी इसका क्वेश्चन आता है, देयर आर हाई लाइक्लीहुड इनका सम दिया होता है, अगर हम तीनों टर्म्स का सम करेंगे तो डी और डी कट जाएगा, तो मेरे पास 3a बचेगा। तो ये वाला चूज करने में हमेशा हमें फायदा होता है। अगर हमें 5 टर्म्स चूज करनी है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। आ रही बात समझ में? कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? d। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? d। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? d। अगर मुझे 4 टर्म्स चूज करनी होती, मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं आप ये वाला हटा दें तो ये 4 टर्म्स चूज कर सकते हैं, इसमें 5 है ना, लेकिन अगर ये 4 टर्म्स हम चूज करेंगे तो 1 2 3 4 ऐड करेंगे तो वापस से d बच जाएगा, वापस से d बच जाएगा। तो अपने को इस तरीके से सोचना है कि अपना d ना बचे। तो जब भी हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चूज कर रहे हैं, तो ये हमारा d कॉमन लेंगे तो बात बनेगी। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स चूज कर रहे हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। आ रही बात समझ में? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अब आप ध्यान से देखो, जब हम इसको ऐड करेंगे तो सारे d कट जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो हमें 6 टर्म्स चूज करनी होती तो यहाँ पे a माइनस 5d होता और ये a प्लस 5d होता। इन ध्यान से देखो, इसमें इवन नंबर ऑफ चॉइस जब हम कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात करते हैं, तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस आता है इज 2d। जो मेरा कॉमन डिफरेंस आता है वो क्या आता है? 2d आता है। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? यहां तक नो प्रॉब्लम्स? ओके। और कुछ? ये हो गया, डिफरेंस हो गया। इसके बाद आता है अर्थमेटिक मीन। क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो मेरे पास आता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट x1, x2, x3 सो ऑन टिल xn। अगर मुझे इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो मैं इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय n कर दूंगा, मेरा ही काम चल जाएगा। अर्थमेटिक मीन क्लियर है? नो प्रॉब्लम्स? ठीक है, तो बेसिक आइडिया समझ में आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। वो सीरीज ऐसी होती है जिसमें हम कुछ कांस्टेंट ऐड करते हैं, नए नए टर्म्स बनाते हैं, वो एपी बनती है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लोगे, अगर वो सेम आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि सीरीज मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। 2 सीरीज की अगर एपी में है, दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो नई सीरीज जो बनेगी वो भी मेरी एपी की बनेगी। सम ऑफ द टर्म्स इन द whose relative position is same, जैसे फर्स्ट और लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, उनका जो सम है वो हमेशा एवरेज में सेम आएगा। सम का फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। लास्ट टर्म को हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं, और फॉर्मूला अगर पूरा डिराइव करेंगे तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। उसी तरीके से मान लो हमने, हमारे पास कोई 2 टर्म है a और b, और अगर हमने इसके बीच में अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये जो तीनों टर्म्स हैं वो क्या बन जाएंगी? एपी में बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 3 है, इसका अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा? मान लो बड़ा कर लेते हैं, 2 3 का 2.5 बनेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखोगे कांस्टेंट आ रहा है, तो 2 2.5 3.3 इज व्हाट इन एपी। अगर हम इन दोनों के बीच में कर दें तो 4.25 हो जाएगा, 4.5 4.5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.25 है ना। और इसको करेंगे तो कितना बन जाएगा? 5.5, 5.5 का आधा कितना होगा? 2.75। अब ये भी जो सीरीज है ये मेरी एपी में बनी। यानी हम बीच बीच में अगर किसी भी 2 टर्म्स के बीच का अगर हम
एपी अर्थमेटिक मीन डाल देंगे तो जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड सीरीज आती है हम उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसको जीपी के नाम से। जीपी क्या होती है? अगर हमारे पास कोई सीरीज है, कोई टर्म है, हम उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड मल्टीप्लाई, अभी तक क्या किया था हमने, कोई चीज ऐड करी थी। अगर हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं तो हम उसको जीपी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, मान लो मैंने इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 3 6 हो जाएगा। इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया 18 हो जाएगा। इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया 54 हो जाएगा। ये मेरी क्या बनेगी? जीपी सीरीज बनेगी। जनरल टर्म लो, मान लो ये ए है, इसमें मैंने कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करी आर, इसमें करा आर स्क्वायर, इसमें करूंगा आर क्यूब, इसमें करूंगा आर की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा। ये बनेगा a इंटू आर की पावर n-1। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये मेरी सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानता हूं। a यहाँ पे मेरा क्या है? फर्स्ट टर्म है और r इज माई कॉमन रेशियो। r मेरा कॉमन। इसका मतलब अगर हमारे पास एक सीरीज है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है? अगर डिफरेंस निकालेंगे, कांस्टेंट आएगा तो हम कहेंगे कि अर्थमेटिक है। अगर हम दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो निकालेंगे, यानी सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, या फिर आप फर्स्ट टर्म बाय सेकंड टर्म या सेकंड टर्म बाय थर्ड टर्म, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो निकालोगे तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। इस केस में वो क्या आएगा? आर। इसको हम कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं। आ रही बात समझ में? इस केस में अगर हमें इसका सम निकालना है, सम टू n टर्म्स, तो ये फॉर्मूला बनता है a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 एंड r इज ग्रेटर देन 1। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, रेशियो 1 से बड़ा, तो ये फॉर्मूला बनेगा a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो। पॉजिटिव वैल्यू इसकी अगर छोटी है। और ये तो सम टू n टर्म्स है, लेकिन इसके अंदर सम टू इंफिनिटी भी बनता है। जैसे मैंने उसमें कहा कि उसमें इंफिनिटी नहीं बनता, इसमें सम टू इंफिनिटी बनेगा। ये लेकिन तभी बनेगा जब r की वैल्यू 1 से कम होगी। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा a बाय 1 माइनस r। ये कैसे हो रहा है? ये इस तरीके से आप समझिए। मान लेते हैं मेरे पास कोई a वैल्यू 2 है, मान लेते हैं, या 3 है, और जो कॉमन रेशियो है वो हाफ है। तो मेरा Sn अगर n टर्म्स का सम लूंगा तो ये बनेगा 3 इंटू 1 माइनस 1/2 होल की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। कहना इसे ये मेरा फॉर्मूला बनना चाहिए। ये मेरा फॉर्मूला किसका है? सम टू n टर्म्स का ये मेरा फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला है? सम टू n टर्म्स। लेकिन अगर n इंफिनिटी हो गई, मान लो n इंफिनिटी हो गई, तो ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। अब व्हाट डू यू मीन बाय 1/2 की पावर इंफिनिटी? अगर अपन एक बात समझें, 1/2 की पावर 1 कितना होता है? 0.5 होता है। 1/2 की पावर 2 कितना होता है? 0.25 होता है। 1/2 की पावर 3 कितना होता है? 0.125 होता है। 1/2 की पावर 4 कितना होता है? 0.0625 होता है। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है, जो फ्रैक्शन की वैल्यू वो छोटी होती जा रही है। अब जब ये पावर इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, लिमिट का जिसको केस बोलते हैं। तो फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो 1 माइनस जीरो कितना होगा? जीरो। 1 होगा। 1 माइनस 1 बचेगा। 1 इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 बचेगा। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो 1 माइनस 0 1, 8 इंटू 1, ये वाला फॉर्मूला वहां से आता है। एस को इंफिनिटी पुट करने से निकल जाएगा। तो ये सम इंफिनिटी का फॉर्मूला है। नहीं, एन अगर मतलब क्या है, मैं तो ये समझा रहा हूँ कि ऐसा फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एन वाला फॉर्मूला याद है, अगर एन को आप इंफिनिटी करेंगे तो क्या होगा? 1/2 की पावर इंफिनिटी 0 होता है। 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। हाँ, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। मेकिंग सेंस यहाँ पे? नो प्रॉब्लम्स?
ओके देन अब जिस तरीके से हमने मान लो मेरे को 3 टर्म्स चूज करनी है, तो अपन ए आर स्क्वायर ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ए आर स्क्वायर चलेगा. बट वंस अगेन whenever you are given a question on GP, chances are you will be asked something in terms of product. तो प्रोडक्ट का मतलब ये है कि it makes sense that I took a by r, a and ar. Why do I take something like this? Because if I multiply, r gets cancelled. Multiply, I get what is cancelled? R. If I have to choose 5 terms, I would want to choose a by r square, a by r, ar and ar square. भोसड़ी के साथ होली कर ले आ रही बात समझ में? वहां होली कर ले कॉमन रेशियो देखिए, कॉमन रेशियो इज व्हाट? आर. कब? व्हेन टर्म्स आर इन ऑड नंबर. ठीक है, टर्म्स आर इन ऑड नंबर. अगर मुझे इवन टर्म्स चाहिए, मान लो 4 चाहिए होता, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये 4 बनेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी आर खत्म नहीं होगा. तो इसके लिए मुझे कैसे टर्म्स चूज करनी पड़ेंगी? मुझे ऐसे चूज करनी पड़ेंगी, ए बाय आर, ए आर क्यूब एंड ए बाय आर क्यूब. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप ध्यान से देखो, सारा कुछ कट जाएगा. यहाँ पे जो मेरा कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो क्या है? आर स्क्वायर. यानी हमें कब चूज करना है? व्हेन टर्म्स आर इवन. व्हेन टर्म्स आर इवन. अगर हमें और चाहिए होता 2 तो मैं लेता ए बाय आर की पावर 5, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 5. इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. ये ले रहे हैं ना, इवन चाहिए तो वो फिर जीपी नहीं होगी ना, जीपी की टर्म्स नहीं होगी. जीपी क्या होती है? किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए. तूने यहाँ तो आर स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो लेगा तो आर स्क्वायर आएगा, और इन दोनों का रेशियो लेगा तो आर आएगा. तो जीपी थोड़ी ना. क्या क्या कह रही है? क्या लेना देना इस बात का? मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे हमें चूज करना था, लेट द एज ऑफ राम बी एक्स, तो यहाँ पे वो 4 टर्म्स चूज जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर ना चूज करके, अगर अपन ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब चूज करेंगे चारों टर्म्स को, तो प्रोडक्ट अगर करना पड़ा तो सारे आर कट जाएंगे, ए की पावर 4 आ जाएगा. वो क्वेश्चन में दिया होगा, ए निकल जाएगा, फिर आर निकल जाएगा. लेकिन अगर आप ऐसे चूज करोगे, ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर 4, आर की पावर भी तो कुछ आएगा, तो सॉल्व तो नहीं हो पाएगा ना. इसलिए चूज करना आइडियल रहता है, मैं ये बता रहा हूँ. ठीक है, जैसे हमने एपी में 2 सीरीज ली थी और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सीरीज एपी ही बन रही थी. ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हम 2 जीपी की सीरीज लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नई सीरीज बनेगी वो भी क्या बनेगी? जीपी ही बनेगी. और दोनों को डिवाइड कर दें तो नई सीरीज क्या बनेगी? जीपी ही बनेगी. ठीक, ओके. इसके बाद इसमें आता है ज्योमेट्रिक मीन. जैसे इसमें अर्थमेटिक मीन निकाला था, हम इसमें निकालते हैं जियोमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन होता है, मान लो x1, x2, x3 सो ऑन टिल xn है. अगर हमने इसका प्रोडक्ट कर दिया और इसका nth रूट निकाल दिया, समझ में आ रहा है? हमने क्या निकाला? nth root of product of n terms. Nth root of product of n terms is known as geometric mean. Nth root of product of n terms. तो मान लो, और अगर मेरे पास 2 टर्म्स हैं ए बी, मान लेते हैं ए बी, और मैंने बीच में इसके अंडर वो कर दिया, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिया, तो ये जो तीनों है वो किस में बन जाएंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बन जाएंगे. यू कैन इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन्स विद इन द 2 टर्म्स टू मेक इट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, कोई नहीं, कुछ नहीं, फैक्टर्स बना के बाहर निकालना पड़ेगा. nth रूट है, मान लो 3 टर्म्स होती तो क्यूब रूट ऑफ 3 टर्म्स लेना पड़ता, 4 टर्म्स होती तो 4th रूट लेना पड़ता बस.
वेक्टर क्या प्रोडक्ट करना है उनको? मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को। 3 टर्म ले लूं? अच्छा 2 3 5 ज्योमेट्रिक मीन कैसे है भाई, पहले तो ये मेरे को बता। अच्छा मैं बना लूं, 2 6 18 बना लिया। अब बता क्या चाहिए, इंसर्ट करूं? हाँ तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन किसका, इन दोनों का, ये ज्योमेट्रिक मीन तो इन दोनों का निकलेगा भाई। 2 टर्म निकलना है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ये निकलेगा, ये बनेगा 2, ये बनेगा 2 इंटू 3, ये बनेगा 2 इंटू 9 दैट इज 3 इंटू 3। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। 1 2 3, इन तीनों तिक्की में से एक 3 बाहर आएगा क्योंकि 3, इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा तो ये ठीक है। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। इसके बाद आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसका रिवर्स करें तो एपी में बन जाए, या एपी को रिवर्स कर दें तो एचपी हो जाता है। जैसे कि मान लो एपी की मेरी ये एपी है, मान लो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1d, ये क्या है, मेरी एपी है ना। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14, ये मेरा क्या है, एपी। अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया 1/2 1/5 1/8 1/11 1/14, ये मेरा क्या बन जाएगा, मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है? एचपी में कोई सम का फॉर्मूला नहीं होता है। पहले इसका हार्मोनिक मीन निकालना सिखाता हूं तुम्हें, फिर देखो हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है। देखो पहले मेरे को सीरीज को उल्टा करना पड़ेगा, तो एपी बन जाएगी। एपी का अर्थमेटिक मीन निकाल लूंगा, फिर उसका उल्टा कर दूंगा, हार्मोनिक मीन बन जाएगी। तो अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द गिवन वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? Harmonic mean is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocals of the given value. यानी कि ये उल्टा है किसका, अर्थमेटिक मीन का, वो किसका, गिवन वैल्यूज के उल्टे का। आ रही बात समझ में? अब मान लेते हैं मैंने कहा कि आप हिसार से दिल्ली गए ए की स्पीड से और वापस आए बी की स्पीड से, एवरेज स्पीड क्या बनेगी आपकी, 2ab/, याद है ये डिराइव किया था। ए और बी का हार्मोनिक मीन निकालते हैं, पहले इसका रेसिप्रोकल करते हैं, फिर इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, और फिर इसका रेसिप्रोकल करते हैं, ये आ जाएगा 2ab/a + b। तो जब हमारी स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो स्पीड्स का हार्मोनिक मीन ही होता है। मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया होगा कि मान लो एक ट्रायंगुलर पार्क है ए बी सी, यहाँ से आपकी स्पीड ए है, यहाँ से यहाँ बी है, यहाँ से यहाँ सी, एवरेज स्पीड क्या बनेगी, क्या करोगे, 3abc डिवाइडेड बाय ab + bc + c, यही है ना। ये abc का हार्मोनिक मीन ही तो है, ये एप्लीकेशन है इसकी।
दिस इज नथिंग बट हार्मोनिक मीन ऑफ एबीसी। आ रही बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, ओके। उसी तरीके से जो अगली चीज होती है वो होती है एजीपी। एजीपी एजीपी होता है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये कैसे होती है? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक। फॉर एग्जांपल मेरी एपी की सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन टिल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मान लेते हैं इसको मैंने b मान लिया, इसको मैंने br मान लिया, इसको br स्क्वायर मान लिया, इसको मैंने br क्यूब मान लिया। सो दिस विल बिकम b इंटू r की पावर n माइनस 1। तो एजीपी क्या बनेगा? इन दोनों का प्रोडक्ट। तो एनी सीरीज ऑफ द फॉर्म ए बी प्लस ए प्लस डी इंटू बी आर प्लस ए प्लस 2d इंटू बी आर स्क्वायर प्लस सो ऑन a plus n minus 1 into d into b into r की पावर n minus 1. This is a series of in AGP. इस टाइप की सीरीज है ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक सीरीज है 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 क्यूब प्लस 4/7 की पावर 4 सो ऑन टिल मान लेते हैं इंफिनिटी है। अब मुझे इसका सम निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सीरीज मेरी क्या है? एजीपी सीरीज है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1/7 है, इसमें 1/7 का स्क्वायर है, 1/7 का क्यूब है, 1/7 की पावर 4 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। तो ये सीरीज कैसी हो गई मेरी? एजीपी। ये बात समझ में आ रही है? हमने आइडेंटिफाई कर ली। क्या आइडेंटिफाई कर लिया? ये सीरीज कैसी है? एजीपी। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? इट कैन बी सॉल्व बाय व्हाट यू कॉल्ड एज अ मेथड डिफरेंस। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? मेथड डिफरेंस। मेथड डिफरेंस क्या है? मान लेते हैं मेरे पास एक सीरीज एस है, ये मैंने लिखा 1/7, 2/7 स्क्वायर, 11 क्यूब, 4/7 की पावर 4 सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब क्या करना होता है इसमें जो कॉमन रेशियो है वो क्या है? इसके अंदर जो जीपी की सीरीज इसमें कॉमन रेशियो क्या है? 1/7। तो इस s को मैं 1/7 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर इसको 1/7 से करने का मतलब तो RHS में भी 1/7 से करना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1/7 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसको 1/7 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि यहाँ पे मैं बेसिकली इसको क्या कर रहा हूँ? 1/7 से मल्टीप्लाई। इसको भी मैं क्या करूंगा? 1/7 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? ठीक, इसका रिजल्ट बनेगा ये। इसका रिजल्ट क्या बनेगा? 1/7 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये 1/7 इसके नीचे ना लिख के मैं यहां लिखना चाहता हूं। मतलब सारी सीरीज को मल्टीप्लाई करके टैब लगा के राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? ये हटा रहा हूं, ये समझाने के लिए था। ये 1/7 यहां भी बनेगा, 1/7 स्क्वायर तो यहां आ जाएगा। ये क्या बनेगा? 2/7 क्यूब, वो उसके नीचे लिखूंगा मैं। समझ में आ रहा है? शिफ्ट करके। ये वाला क्या बनेगा? 3/7 की पावर 4। ये वाला क्या बनेगा? 4/7 की पावर 4। ऐसे बनता जाएगा। एक ही वैल्यू शिफ्ट होगी। अगर इनफाइनाइट में से एक वैल्यू कम कर दी तो कोई फर्क पड़ेगा? वो भी इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब मैं इसको माइनस करता हूं। ठीक है, ये 1 माइनस 1/7 बनेगा 6/7s। समझ में आ रहा है? ये उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1/7 बनेगा। ये कितना बनेगा? 2/7, 1/7 स्क्वायर। ये क्या बनेगा? 1/7 क्यूब। ये क्या बनेगा? कहां तक जाएगा ये? कहना इसे कैसी सीरीज है? जीपी। कैसी सीरीज? इनफाइनाइट
जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या बनेगा, ए बाय 1 माइनस आर। समझ में आ रहा है, क्या बनेगा, ए बाय 1 माइनस आर। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/7 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7, तो ये बनेगा 1/7 होल डिवाइडेड बाय 6/7। ये कट जाएगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 1/6। लेकिन ये 1/6 किसकी वैल्यू है 6/7 एस की, हमें तो एस की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 7 जाएगा, यहाँ नीचे जाएगा 36। ये मेरा इस सीरीज का आंसर है। ये कैट का क्वेश्चन भी है। हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इट मेक सेंस दैट यू अप्लाई डायरेक्ट मेथड डिफरेंस व्हिच इज इजियर। क्लियर है यहाँ तक, सभी को समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। अब अगर इससे एक लेवल और जाना है तो वो ये बन सकता है, मान लो एक सीरीज ऐसे है 1/7, 2/7 स्क्वायर, 4/7 क्यूब, 7/7 की पावर 4, 11/7 की पावर 5, सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये क्या सीरीज है, एजीपी। क्या 1 2 4 7 11 क्या ये एपी में है, तो ये क्या है, एपी तो नहीं है, ये इंक्रीजिंग एपी है। इस टाइप की सीरीज को हम एपी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज होने, इसमें कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी ना इंक्रीज होती है, एक में 1 हो रही है, एक में 2 हो रही है, एक में 3 हो रही है, एक में 4 हो रही है। समझ में आ रहा है, 1 में 1 ऐड किया 2 बना, 2 में 1 थोड़ी ना ऐड किया, 2 में 2 ऐड किया, और 4 बना, 4 में 2 ऐड थोड़ा ना किया, 3 ऐड किया। समझ में आ रहा है, तो ऐड हम अलग अलग कर रहे हैं। इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एजीपी। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं। देन अब हम इसको कैसे करेंगे, वंस अगेन इस टाइप की सारे क्वेश्चंस को हम मेथड डिफरेंस से करते हैं। मेथड डिफरेंस का मतलब ये है कि हम इसमें 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा s/7, तो ये बन जाएगा 1/7। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई करके ये 1/7 स्क्वायर टैब लगा के राइट में लिख दिया। ये कितना बनेगा 2/7 क्यूब, ये कितना बनेगा 3/7 की पावर 4, ये कितना बनेगा 7 बाय, सॉरी क्या कर दिया मैंने, 1 2, ये 4 है ना, 7/7 की पावर 5, ऐसे। समझ में आ रहा है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 6/7 s इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस 2/7 क्यूब प्लस 3/7 की पावर 4 प्लस 4/7 की पावर 5। अब ये कैसा नजर आ रहा है, इसमें कन्वर्ट हो गया, लगभग पिछले वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। आ रही बात समझ में। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, कैसे कर लूं, या तो 7 स्क्वायर ही रहने दूं, या फिर ये कर सकता हूं कि 6/7 ऐसे ना 1/7 कॉमन निकाल लेता हूं, 1 प्लस 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 क्यूब सो ऑन टिल इंफिनिटी, ये बनेगा। समझ में आ रही बात, ये 7 से 7 कट जाएगा, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, 6s माइनस 1 इज इक्वल टू 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 क्यूब। समझ में आ रहा है, वापस इसको मेथड डिफरेंस से कर सकते हैं, लेकिन यही वाला क्वेश्चन तो अभी आपने ऊपर सॉल्व किया था। समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू अपने कितनी निकाली थी 7/36, इसकी वैल्यू आई थी 7/30। ये किसकी वैल्यू है 6s माइनस 1, इसकी वैल्यू है, हमें तो s चाहिए, तो 6s इज इक्वल टू 7/36 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 36 प्लस 7 कितना बनेगा 43/36, ये 6 नीचे आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू 43/216, ये इसका आंसर हो जाएगा।
यही है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। बोलिए, यहां तक कुछ बात बन रही है? कुछ नहीं करना, मेथड डिफरेंस लगाते चलना है। ये तो वो सारी सीरीज हैं जो कि स्टैंडर्ड सीरीज हैं, जो हमें समझ में आती हैं। समस्या ये है कि नॉन स्टैंडर्ड सीरीज में पंगा फंसता है, और खास तौर पे प्रॉब्लम वहां होती है जहां डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया s इज इक्वल टू 1/2 प्लस बाय 1/2 इंटू 3, इंटू में है, ठीक है, 1/3 इंटू में 4, 1/4 इंटू में 5, ऐसे जाते जाते 1/99 इंटू में 100। समझ में आ रही बात? बोले इसका सम निकालो, इसका क्या इलाज है? जब भी डिनोमिनेटर में कुछ प्रोडक्ट आ गया तो मामला गड़बड़ है। इसका मतलब ये है कि हमें समहाउ उसको स्प्लिट करके सम या डिफरेंस में लाना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। जैसे कि 1/2 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1/2, 1/6 कैन बी रिटन एज 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लेके माइनस हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 1/3 माइनस 1/4, ऐसे चलता जाएगा। कहीं ना कहीं 1/98 माइनस 1/99 होगा, और कहीं ना कहीं 1/99 माइनस 1/100 होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसे चलता जाएगा। 1/98 माइनस 1/99 प्लस 1/99 माइनस 1/100, ये ऐसे 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 सब कट जाएगा। क्या बचेगा? ये आंसर है आपका, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। अब मान लेते हैं ऐसे घंटी दिमाग की नहीं बज रही, हम फंस गए, समझ नहीं आ रहा क्या करें। ठीक है, तो एक और तरीका है, कैलकुलेट कर मारो, सिंपल सी बात है। अगर ऑप्शन दूर दूर हैं, जैसे ये 1/2 है 50%, 1/6 16.66%, 1/12 8.33%, 1/20 5%, 5 6 30, 1/30 3.33%, 6 7 42, 1/42 2.42 2.2% पकड़ लेते हैं। 6 7 8 या 56 यानी अप्रोक्सीमेटली 1.9 या 1.9% पकड़ लेते हैं। ठीक है, कितने कहाँ पहुंचे हम? ज्यादा, जब जब ये 0 आ गया ना, वहां छोड़ देंगे हम। ये उसके बाद कितना था? 6 7 42 ना, 6 into 7 आ गया, 7 8 जा 56, 56 का मतलब भी वही 1.8 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 into 9, 8 9 जा 72, 72 कितना आ जाएगा? 1/72 अभी भी 1.2 या 1.3 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 10 जा 90, 1/90 1.11 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 1/10 1 के आसपास आ जाएगा, 1/11 0.9 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो हम 9 तक आ गए, 9 into 10। अभी बहुत सारी वैल्यूज बाकी हैं, लेकिन ये सब कुछ 0.0 चलेगा और डिक्रीज होता जाएगा। अब मोटा मोटा देखो, अगर 50 इसको करा 60, इन दोनों को करेंगे तो 66 बनेगा। इसको एक पकड़ लेते हैं, 67 67 प्लस 8 67 प्लस 8 75 बनेगा, 75 5 80 बनेगा, 80 और 5 इन दोनों को 85 85 86 87 88 79 90 90 बन गया। प्लस ये ऐड करना है मोटा मोटा 90, इन दोनों को 0.5 आधा हो गया, एक पकड़ ले 1.5 हो गया, इसको पकड़ ले 1 पकड़ ले 2.5 हो गया, 2.5 प्लस 1 हो गया, 2.5 पकड़ लेते हैं, 2.6 पकड़ लेते हैं। तो कितना आ गया था पहले हमारे पास? 90। तो कहने से 92.6 पहुंचा यहाँ पे। 4-5 और जाएगा मेरे ख्याल से 97 98 के पास आंसर आना चाहिए ओवरऑल परसेंटेज में। हमारा एक्चुअल आंसर है 99% बेसिकली। अब अगर हम 95 97 97 98% ऑप्शन में देख रहे हैं कि ये हमारी वैल्यू है, तो अपन आंसर पकड़ सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके पार मार सकते हैं। लेकिन अगर सारी वैल्यूज क्लोज है 99/100 98/99, फिर कोई फायदा नहीं है। गैप थोड़ा ज्यादा मिलेगा तो ये तुक्का बैठा सकते हैं अपन। ये अपन फिजिकल कैलकुलेशन कर मारी। अब एक्चुअली डेसिमल में मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि डेसिमल में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है गेस करने में। तो परसेंटेज में कर लेंगे तो वो हमारे लिए हमेशा बेटर मेथड रहेगा, हमेशा शॉर्ट मेथड रहेगा। इस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है सभी को? इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड सीरीज होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि
जैसे कि सम टू एन टर्म्स, सम एम, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो हम एज्यूम कर लेते हैं n की वैल्यू 1 से लेके n तक है। समेशन n का मतलब होगा 1 + 2 + 3 + 4 + so on till n टर्म्स। इसका आंसर कितना आता है? n × n + 1/2। एपी में करके देख सकते हो। उसी तरीके से समेशन n स्क्वायर, समेशन n स्क्वायर का मतलब होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर so on till n स्क्वायर। इसका आंसर होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। समेशन n क्यूब की वैल्यू होती है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब so on till n क्यूब। ये होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सीरीज है। यहां तक बात समझ में आती है? अब प्रॉब्लम कई बार ये होती है कि हमें कोई सीरीज दी जाए और हमें nth टर्म निकालना है, और कई बार हमें वो सीरीज दे दी जाए और हमें उसका सम टू n टर्म्स निकालना है। ठीक है, जब भी nth टर्म निकालना है या सम टू n टर्म्स निकालना है, इट मेक्स सेंस दैट वी गो बाय ऑप्शंस। इट मेक्स सेंस दैट वी गो बाय ऑप्शंस। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल, I make a series, let us say पहले वाला टर्म मान लेते हैं 3 है, ठीक है, नेक्स्ट वाला मान लेते हैं 7 है, नेक्स्ट वाला मान लेते हैं मैंने क्या लिखा है 7 + ठीक है, नेक्स्ट वाला टर्म मान लेते हैं 10 और 13 मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला मान लेते हैं 21 मान लेते हैं, और मैंने आपको बोला tn टर्म बताओ, nth टर्म बताओ। इनका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, हाँ तो इंसिडेंटली तो एपी नजर आ रही है ये, तो मैं कुछ और मान लेते हैं। मैंने लिखा 1, 8, 9 और 3, मान लो 12 लिखा, ठीक है। फिर मैंने लिखा 31 लिखा, फिर मैंने लिखा 69 लिखा, और मैंने कहा nth टर्म बता दो। सिर्फ वही बता सकता है जो मेरे दिमाग में घुस सकता है, क्योंकि मैं तो कुछ भी सोच के बना सकता हूँ, मैं तो कुछ भी सोच के बना सकता हूँ। अब मैंने जो सोचा, मैंने सोचा 1 + n + n² सोचा, मैंने तो ये बनाया nth टर्म। अब मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी, ये आ गया, 2 पुट करी, ये आ गया, 3 पुट करी, और मैं तो कुछ भी बना दूंगा। अब आपके किसी सोचने पे कोई दर्द हो रहा है क्या? मैंने ये सोच लिया होता फिर आप क्या कर लेते? मैंने ये सोच लिया था n² + n × n + 1 सोच लेते, फिर आप क्या कर लेते? कोई भी कुछ भी सोच सकता है भाई, एग्जामिनर कोई भी तो क्वेश्चन बना सकता है, हमें क्या पता चलेगा क्या बनाएगा, लेकिन वो पूछेगा हमसे nth टर्म बताओ। समझ में आ रहा है? लेकिन उसमें हमें ऑप्शन मिलेगी, क्या मिलेगी? ऑप्शन। अब उनमें से एक ऑप्शन ये भी तो होगी, या तो आंसर नन होगा या तो ये ऑप्शन होगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन nth टर्म जब भी निकालनी हुई, n = 1 डालेंगे तो कौन सी टर्म आनी चाहिए? पहली, ये 3 होना चाहिए था भाई, गलत कर दिया। n = 1 डालेंगे तो क्या आनी चाहिए? फर्स्ट टर्म। n = 2 डालेंगे तो क्या आनी चाहिए? सेकेंड टर्म। n = 3 मतलब थर्ड टर्म। बस यही काम करना है, सबसे पहला ही काम यही करना है। कोई भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए और उसमें n नजर आए, तो सबसे पहला काम क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है, बस, और कुछ नहीं। आ रही बात समझ में? अदरवाइज सोच ही नहीं पाएंगे, वो तो कुछ भी बनाएगा, हमें क्या पता क्या बना रहा है वो। ठीक, इसी क्वेश्चन को nth टर्म की बजाय वो बोल सकता है कि मेरे को ये पता तो नहीं कहां तक है, लेकिन इसका सम बता दो। क्या बता दो? सम। अब इसका सम होगा क्या? इसका सम, अगर मुझे किसी भी सीरीज का सम निकालना है तो मेरे को समेशन tn करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका जो सम, अगर मेरे पास tn ये है, तो मुझे करना पड़ेगा समेशन 1 + n + n²। इसको अलग अलग कर सकते हैं, समेशन 1 + समेशन n + समेशन n², ये बनेगा। इसका अगर रिजल्ट निकालेंगे, ये बनेगा n
ये बनेगा n इंटू एन प्लस 1/2 और ये बनेगा n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई। ऐसे कई सारे ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन तो ये भी होगा। n इज इक्वल टू 1 डालने पे क्या मिलना चाहिए मुझे? 3। n इज इक्वल टू 2 डालने पे क्या मिलना चाहिए? वही समझाना है, 15। इसीलिए करवाना पड़ता है मेरे को हर बार। n इज इक्वल टू 3 डालने पे क्या मिलेगा? 3 जमा 12 जमा 31। हाँ, ये किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ n टर्म्स की सीरीज का फॉर्मूला है ना, हमें सम निकालना है ना। n इज इक्वल टू 2 का मतलब उस सीरीज में 2 टर्म है, तो 2 टर्म का सम तो आना चाहिए 15। अगर ये 12 आता तो इसमें और इसमें फर्क क्या रह जाएगा? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? nth टर्म जब निकालनी है तब n इज इक्वल टू 3 डालोगे तो थर्ड वैल्यू दिखनी चाहिए सीरीज में, थर्ड वैल्यू। n इज इक्वल टू 5 डालोगे तो फिफ्थ टर्म दिखना चाहिए, सीरीज का रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन n इज इक्वल टू 3 डालोगे सम में तो पहले 3 टर्म का सम आना चाहिए उस फॉर्मूले में, तब मेरा आंसर सही बैठेगा। अरे समझ में क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो जब भी कोई सीरीज का क्वेश्चन मिले एग्जाम में, कोई चक्कर में नहीं पड़ना एपी जीपी एचपी, सबसे पहले देखना है वो n है क्या उसमें। n है या तो वो पूछेगा nth टर्म या पूछेगा सम टू n टर्म्स, उसमें डाल के देखना है, तब जाके कुछ सोचना है कि निकल रहा है नहीं निकल रहा। मान लो कुछ और में मामला पेंच फंस रहा है तो हम बाकी बात सोचेंगे। सबसे पहले क्या सोचेंगे? सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज सो एज टू गेट आवर आंसर। आ रही बात समझ में? अब एक आधे क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं पहले, ये तो मैंने करा दी। मान लेते हैं मेरे पास एक सीरीज है, एपी की सीरीज है 50। मान लेते हैं मैंने कहा फर्स्ट टर्म एपी की सीरीज है, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म जो है वो 50 है, कॉमन डिफरेंस -2 है। ठीक है, समझ में? एक सीरीज है, किसमें है? एपी में, अरिथमेटिक सीरीज है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सीरीज? ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? पहली टर्म 50 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, सीरीज बनेगी खूब सारी, बनती जाएगी। इस सीरीज का मैक्सिमम सम क्या आ सकता है? ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम सम 0 आ सकता है। जहां तक 0 का वहां तक लेके जाना पड़ेगा। देखो कहां तक 0 है, करो, वही तो करना है। पहली टर्म 50, अगली टर्म 48, अगली टर्म 46, कहीं ना कहीं 2 आएगा, कहीं ना कहीं 0 आएगा, तो यहां तक लेके जाना है। क्योंकि उसके बाद क्या आएगा? -2 -4, लेकिन ये हम लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सीरीज कहां तक लेके जानी है? 0 तक। यानी मेरा जो tn है वो क्या होना चाहिए? 0। nth टर्म 0 होनी चाहिए। तो tn 0 है, यानी कि 0 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए। a टर्म कितनी है? 50 प्लस n कितना है हमें निकालना है? -1। कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। दिस इज इक्वल टू 0, तो -50 इज इक्वल टू -2 इंटू n माइनस 1, ये 2 कटेगा। 25 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 26। यानी 26th टर्म 0 है। चाहे तो 26th टर्म तक जोड़ लो या 25 टर्म तक जोड़ लो, बात बराबर है, क्योंकि इस केस में 0 इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो मैंने ये बोल देता a इज इक्वल टू 50 और d इज इक्वल टू -3, अब तो 0 तो मिलेगा नहीं, फिर क्या करोगे? 0 से पहले वाला कैसे? वंस अगेन ये करोगे, 0 इज इक्वल टू 50 प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो d की वैल्यू बनेगी -3, तो बनेगा -50 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो क्या बन जाएगा? 16 3 जा 48, 16.66 प्लस 1 इज इक्वल टू nth, तो nth टर्म कौन सा है? 17.66 टर्म।
इसका मतलब 17वीं टर्म पॉजिटिव है, 18वीं टर्म नेगेटिव है, उसके बीच में कहीं जीरो लाई कर रहा है, तो अपन कहां तक ले सकते हैं? 17वीं टर्म तक। तो मुझे क्या निकालना है? S17 निकालना है। समझ में आ रहा है? 17 टर्म यानी कि 17/2 इंटू 2a प्लस n माइनस n यानी कितना? 17 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। ये इसका आंसर बनेगा सम। अगर सम निकालना है तो ये मैक्सिमम सम होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम। और अगर कोई सम नेगेटिव से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो बढ़ के इनफाइनाइट हो जाएगा, तो सीरीज का मिनिमम पूछ सकता है आपसे। मान लो मैंने कहा a इज -50, कॉमन डिफरेंस इज +2, तो वैल्यू क्या हो रही है? -50 -48 ऐसे ऐसे होती जाएगी, फिर 0, फिर +2 +4 ऐसे। तो उस सीरीज का क्या पूछेगा? मिनिमम पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा? मिनिमम पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो इन्फिनिटी चला ही जाएगा। आ रही बात समझ में? should not be a problem. show me the books now. हाँ जी, ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम? क्या रेंज? क्या मतलब? देखो, अगर वो सीरीज बढ़ रही है तो +∞, घट रही है तो -∞। रेंज का क्या मतलब है? इस टाइप की सीरीज का रेंज का तो क्या मतलब बनेगा? ओके, आई वांट टू गो थ्रू एग्जांपल्स। इसमें 2-3 टफ से क्वेश्चन दे रखे हैं, बट जस्ट गो थ्रू दिस विल बेसिकली टेक केयर ऑफ दिस चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। Just go through all the examples. Let me know if you're not understanding this. Then we'll see some. ये formulas देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो इसमें बताओ।